कि अमरनाथ में क्या हुआ है, बादल फट गया है। तो जो बादल फटने का कारण है वो तो हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि ये बात जो है बादल फटने की या वहाँ पर मृत्यु होने की कोई पहली घटना नहीं है। आप जानते भी होंगे कि आपने बचपन में अपने माता पिता दादा सबसे सुना होगा कि अमरनाथ यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक तरीके से बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है कि वहाँ पर हर कोई इंसान एक बार जाने की कोशिश जरूर करता है कि वे अमरनाथ गुफा की यात्रा करे, यानी बर्फीली गुफा की यात्रा करे। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बादल है ये किस कारण से फटता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, यानी क्यों मानी जाती है अमरनाथ गुफा, अमरनाथ यात्रा यानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, जबकि वहां पर हर साल बीते दिन हर साल केस देखने को मिलते हैं। कभी आतंकी हमले हो जाते हैं, कभी बादल फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब अनेक अनेक कारण इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी लोग बाग बिल्कुल भी वहां पर भीड़ जरा सी भी थोड़ी सी भी कम नहीं होती, और ज्यादा इंक्रीज यानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज की चर्चा हमारी शुरू करते हैं, और जो हमारे चर्चा के बिंदु होने वाले हैं उसकी रूपरेखा देख लेते हैं हम किस प्रकार के बिंदु पर बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे हमारा अमरनाथ यात्रा के विषय में, यानी अमरनाथ यात्रा भी बताया मैंने, अमरनाथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है उसके विषय में बात करेंगे। फिर धार्मिक मान्यता या ऐतिहासिक दृष्टिकोण के मामले में बात करेंगे, यानी इतनी मान्यता उसे क्यों दी जा सकती है, उसका ऐतिहासिक यानी इतिहास क्या है, उसका किस प्रकार से उसे चुना गया था कि ये अमरनाथ गुफा है, जो भी है उसके बारे में जानेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट अमरनाथ या अमरनाथ गुफा की संरचना, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का है, किस प्रकार से बना गया है क्या नहीं है। नंबर फोर्थ यात्रा का मार्ग, यानी यात्रा का मार्ग किस प्रकार से है, किस प्रकार से जाना पड़ता है, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है, ये सारी चीज जानेंगे इसमें। फिर महत्व क्या है उसका, और क्या 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 हमें चुनौतियां करनी पड़ती है इसमें यहाँ तक जाने के लिए, कितनी चुनौतियां करनी पड़ती हैं, और फिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है हमारा वहां पर जाने का। तो बने रहे लास्ट तक इस वीडियो में। मैं हूं आदित्य सिंह और आप सब देख रहे हैं स्टडी प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जानते हैं अमरनाथ यात्रा के विषय में। नंबर फर्स्ट पॉइंट था हमारा 2 साल के बाद, लगभग दो साल के बाद अमरनाथ यात्रा चालू की गई, और यह यात्रा हर साल जुलाई से अगस्त के बीच 40 दिनों का इसका क्या होता है, संघर्ष चलता रहता है। 40 दिन तक यात्री आते हैं और जाते हैं, यह है इसका प्रोसेस 40 दिन तक। और कौन से महीने में, जुलाई से अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने में क्या है, ये जो शिवलिंग बनती है ये पिघलना शुरू हो जाती है, और इस यात्रा में लाखों लोग दक्षिण कश्मीर की अमरनाथ गुफा में यात्रा करते हैं। और यह जो है ये श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी जो जब वो है श्रीनगर है उससे 141 किलोमीटर दूर है, और 3,888 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और गुफा में जो इसे प्रमुख बनाती है, यानी इस सारी चीज को जो प्रमुख बनाती है गुफा को, जो सबसे ज्यादा प्रमुख, जैसे आप मान सकते हैं कहीं भी आप धार्मिक किसी भी स्थल पर जाओ तो सबसे मेन पॉइंट एक होता है कि हमें सबसे मेन पॉइंट पे ही जाना है कि इस चीज को जो महत्वपूर्ण बनाती है, जो इसे सारी संरचना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता देती है वो क्या है, तो ये है उस गुफा में मौजूद बर्फ की बनी शिवलिंग। यानी क्या है, वहां पर क्या बर्फ की एक शिवलिंग बन जाती है। कौन से महीने से, वह मई के महीने से स्टार्ट हो जाती है बननी, लेकिन जो हमारी यात्रा चलती है वह जुलाई से अगस्त के बीच ही 40 दिनों तक चलती है। और यात्रा का प्रमुख आकर्षण है क्या है, यही शिवलिंग जो है यात्रा का, सारी यात्रा का प्रमुख जो आकर्षण पैदा करती है, यानी कि जो पब्लिक आती है वो किस वजह से आती है, मात्र और मात्र शिवलिंग की वजह से आती है। यहाँ पर जो शिवलिंग बनी हुई है कि बस एक बार हमारे उसके दर्शन हो जाए। ठीक है, नंबर पॉइंट 2 था हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे हम मान्यता, यानी किसी भी धार्मिक मान्यता जो है किसी भी चीज को दी जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दी जाती है। और ऐतिहासिक इतिहास क्या है उसका दृष्टिकोण क्या है, किस वजह से दी गई है उसे मान्यता इतनी, तो वो जानेंगे। अभी हमने बात करी जो पिछला टॉपिक था कि हमारा उसके विषय में जानना था, हमारे अमरनाथ गुफा के विषय में जाना हमने। अब धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें इसे
जो कुछ भी चीज़ होती है, अभी मैंने बताया कि धार्मिक जो होती है कुछ भी चीज़, उसके विषय उसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो अमरनाथ गुफा है, इसके ऊपर भी क्या धार्मिक मान्यता है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है कि ऐतिहासिकता क्या है इसकी, और धार्मिक इसे आखिर माना क्यों जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पौराणिक कथा, भगवान शिव ने जब पार्वती माँ को अपनी अमर कथा के बारे में रहस्य बताने का फैसला किया, जब अमर कथा के बारे में भगवान शिव ने पार्वती माता जी को क्या अपनी अमर कथा बताने का फैसला किया, तो दक्षिण कश्मीर में हिमालय के अंदर स्थित इस गुफा का चयन करा। यानी अमरनाथ गुफा का कब करा, चयन करा, दक्षिण कश्मीर के हिमालय में स्थित जो है अमरनाथ गुफा, उस गुफा का क्या करा उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण गुफा मानी कि उस गुफा में जाकर मैं इन्हें अपनी अमर कथा के बारे में बिल्कुल सारा रहस्य बताऊंगा। तो उस गुफा का चयन करा और गुफा का नाम इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर रखा गया। यानी गुफा का नाम अभी मैंने बताया कि इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर गुफा का नाम अमरनाथ रख दिया गया। और जो गुफा की खोज है, जैसे माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो मानने के आधार पर खुजा यानी उसकी गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने की। यानी बूटा मलिक नाम के एक जो मुस्लिम है, उस चरवाहे ने, एक मुस्लिम चरवाहे ने की। कुछ लोग इसको रियल मानते हैं और कुछ लोग मानते नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, इसकी खोज किसी ने कही, ये पहले से ही मतलब चलती हुई आ रही है, पहले भी बंदे जाते थे, यानी यात्रा करने जाते थे लोग बाग, और अब भी चाहते हैं कि खोज वोज इन्होंने कुछ नहीं करी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं। अगर आप आधिकारिक दस्तावेजों से देखो तो 1846 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कश्मीर को डोगरा राजवंश ने बेच दिया था। क्या किया था, कश्मीर ने डोगरा राजवंश को बेच दिया था। कश्मीर, ब्रिटिश सरकार ने डोगरा राजवंश को कश्मीर बेच दिया था और डोगरा शासकों द्वारा यात्रा को राज्य का संरक्षण बना दिया था। जब से, यानी कि मान सकते हैं जब से ये यात्रा चलती हुई आ रही है, और डोगरा राजवंश के द्वारा ही क्या इसका संरक्षण जो हुआ डोगरा राजवंश के द्वारा ही हुआ। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की, यानी इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। ये किस प्रकार से बनती है और क्या इसका महत्वपूर्णता है, ये सारी चीज जान लेते हैं। पिछले पॉइंट में हमने जाना धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आई होप आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अमरनाथ गुफा की संरचना, यानी उसके स्ट्रक्चर में बात करेंगे। तो यह है बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत से पानी के प्रवाह से बनता है। यानी क्या है, जो बर्फ का वहां पर क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर जो है बर्फ का एक क्या शिवलिंग का रूप लेता है। जो बर्फ है वो शिवलिंग का रूप ले लेता है, और जो बर्फ जो बनता है वो क्या है, छत में क्या है, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ में कुछ नहीं पता कहाँ से पानी आ जाए या कहाँ से क्या झरना बह जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही जो कारण है छत में, यानी जो शिवलिंग के ऊपर जो पहाड़ है उसमें क्या है, एक भट्टू या कुछ भी चीज मान सकते हैं, वो खुला हुआ है, और उससे क्या है, उसकी जो परवा आती है, यानी उसमें जो पानी आता है, और जो पानी की परवा यानी जो हवा लगती है, उससे क्या होता है, वह एक शिवलिंग का आकार लेता है, बर्फीली शिवलिंग। यानी बर्फ में तो बनता ही है, वो बर्फ का तो रहता ही है, लेकिन वह क्या शिवलिंग का आकार ले देता है। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसका बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे बिल्कुल शिवलिंग, बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने थंबल्स में देख लिया होगा। और समय के साथ छत से प्रभावित पानी जम जाता है, और उसे मतलब जो समय के साथ साथ छत से जो प्रभावित पानी आता है वो जम जाकर शिवलिंग बन जाता है, इतना पता चलेगा। और बर्फ का शिवलिंग अनुपा रूप ले लेती है, और जो बर्फ है वो क्या शिवलिंग के आकार का रूप ले लेती है। और शिवलिंग को मई में अपना आकार मिलता है। अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि मई में क्या है, वह अपना आकार लेना शुरू कर देती है, यानी मिल जाता है, और जिसके बाद अगस्त तक यह पिघलना शुरू हो जाती है। और मैंने ये भी बताया कि वह अगस्त तक क्या हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। यानी उन 40 दिनों में, जब जुलाई से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे इसकी यात्रा की, और अगस्त तक चलती है, यानी 40 दिनों में हमें यात्रा को बिल्कुल पूरा कवर करना पड़ता है कि आप कभी भी जा सकते हैं। और यह अगस्त तक क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और फिर हमें अगली साल का वेट करना पड़ता है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं।
अभी हमने अमरनाथ गुफा की संरचना के बारे में जाना, और अब वीडियो में जानेंगे हम कि इसकी संरचना तो हो गई, लेकिन जाना किस प्रकार से है, यानी यात्रा के मार्ग क्या है, यानी यात्रा का रास्ता किस प्रकार से है, किस प्रकार से जाना है हमें। तो अमरनाथ गुफा कश्मीर के पहलगांव के, यानी कश्मीर में पड़ता है पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव गांव के उत्तर की ओर जोजिला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। उत्तर की ओर जो जोजिला दर्रा पड़ता है उसके दक्षिण में स्थित है। और गुफा तक जाने के, यानी गुफा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते मुख्य तौर पर निश्चित है, कि दो रास्ते दिए गए हैं कि इन दो रास्ते के जरिए आप जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट पहलगांव, नंबर सेकंड बालटाल। जैसे कि आप, मैंने ये थोड़ा सा बना दिया है, ये बालटाल और ये पहलगांव, ये दो रास्ते हैं, और ये है हमारी अमरनाथ गुफा। ठीक है, इतनी होगी बालटाल, पहलगांव, और ये जी हमारी अमरनाथ गुफा। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये बालटाल वाला जो रास्ता है ये काफी क्या है, छोटा है, यानी शॉर्ट है। मैप में इस प्रकार से तो नहीं बना था, लेकिन जैसा भी मैंने बना दिया, थोड़ा सा बना दे समझाने के तौर पे, जिससे आप समझ सको। और ये क्या है, ये पहलगांव का रास्ता है, ये काफी लंबा दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, काफी लंबा है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो बालटाल के इलाके से ही जाते हैं, और इस इलाके से तो बहुत कम ही लोग जाते हैं, बहुत ही कम। आप देखो, अब अगर आप लंबी चढ़ाई करनी है आपको, तो आप क्या सोचोगे कि हमें कोई छोटा रास्ता मिल जाए। हालांकि ये भी कोई छोटा रास्ता नहीं है, ये भी बड़ा रास्ता है। दो दिन कम से कम इस रास्ते से भी लग जाते हैं जाने में, लेकिन इससे क्या 4 से 5 दिन का सफर होगा, इससे 1 या 2 दिन में आराम से बंदा, इंसान यानी यात्री आराम से सफर कर लेंगे। लेकिन ये बालटाल वाला जो रास्ता क्या है, ज्यादा ये मतलब कि खतरनाक है, मान सकते हैं आप, एकदम रपटन वाला रास्ता है। पहाड़ी इलाका हमेशा होता ही रपटन वाला, लेकिन ये है क्या है, ज्यादा है। और जबकि पहलगांव वाला रास्ता जो है, ये एक बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से जो लोगों के द्वारा माना गया है, बिल्कुल ही क्या है, एकदम अच्छा रास्ता माना जाता है। लेकिन क्या है, ये क्या है, ज्यादा लंबा है, क्या है, ज्यादा लंबा है, और ये है शॉर्ट। तो ज्यादातर जो लोग जाने की कोशिश करते हैं वे कहाँ से, पहलगांव से ही जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतनी चीज जानी हमने। अब इसके बारे में अगला पॉइंट जो है हमारा है यात्रा का महत्व, यानी इस यात्रा का हमें महत्व क्या होता है जाने का, ये चीज जानते हैं। अभी हमने जाना अमरनाथ गुफा की यात्रा के मार्ग, अब जानते हैं हम यात्रा के महत्व, यानी यात्रा का लोगों को और कश्मीर को क्या महत्व होता है। पहला पॉइंट है धार्मिक, यानी जो इंसान है, यानी लोगों को क्या है, धार्मिक भावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी धार्मिक भावनाएं जो हैं वे उत्पन्न होती हैं, इसलिए क्या लोग वहाँ की यात्रा करने जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कि अब आप यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वह क्या हिंदुओं की उसमें यात्रा के समक्ष क्या करते हैं, उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे किसी भी चीज़ की व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसे हम मान सकते हैं, जैसा आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं लोग कांवड़ लेने, तो जगह जगह क्या भंडारा लगा होता है, और वहाँ पे क्या उनकी सेवा में लगते हैं। तो ऐसे ही जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय की क्या वहाँ पर एकता में जुड़ जाते हैं, और उनका लिहाज बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं, और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण कर सकती है। अब जो भी लोग वहाँ पर आता है तो पैसा खर्च होता है, हर किसी का होता है, तो वहाँ से क्या उसकी स्थानीय क्या अर्थव्यवस्था भी क्या बढ़ जाती है। और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन हेतु आवश्यक है, यानी पर्यटन यानी ट्रेवल जो है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। जो भी है ट्रेवल, हाँ, पर्यटन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। और यह क्या कश्मीर की ओर लोगों को क्या आकर्षित करता है, किसके लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, इसकी आखिरकार चुनौतियां क्या क्या होती हैं, क्या हमें यात्रा के दौरान किस किस चीज की चुनौतियां करनी पड़ती हैं। यात्रा का महत्व जान लिया हमने। अब यात्रा का महत्व तो जान लिया, लेकिन हमें इस यात्रा के दौरान क्या क्या चीजों की चुनौती करनी पड़ती हैं, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहली जो चुनौती है सुरक्षा की चुनौतियां, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। जैसे कि
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए काफी कठिन कार्य है। यानी जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रशासन, जो फौजियों को या पुलिस कर्मचारियों को जो वहां पर तैनात करते हैं, वो क्या है, काफी ज्यादा कठिन कार्य एक तरीके का माना जाता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी यात्रा है नहीं है जो कम प्रशासन जाएंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। बहुत ही बड़ी यात्रा है, इसके दौरान ही क्या उन्हें काफी ज्यादा प्रशासन को जोड़ने में, सुरक्षा करने में, सुनिश्चित करने में, यानी बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। और हाल ही में मई की शुरुआत में यात्रा के मार्ग पर लंच बॉक्स में, यात्रा के मार्ग पर लंच बॉक्स में 3 बम मिले थे। 3 बम मिले थे यात्रा के दौरान। अभी मई की ही बात है, मई की शुरुआत में ही 3 बम प्राप्त हुए थे। कहाँ पे? अमरनाथ यात्रा के दौरान में ही। अमरनाथ यात्रा जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके रास्ते पे, उसके मार्ग पर ही 3 बम हमें प्राप्त हुए थे। और जो हमारा पहला खतरा, ये तो छोटी सी बात है कि 3 बम या 4 बम मिलना, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। जो हमारा पहला खतरा था वो 1993 में पाकिस्तान स्थित एक संगठन ने यात्रा को रोकने का भी, यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की थी। यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन इसका फैसला सुनिश्चित तौर से नहीं हुआ, क्योंकि यह महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है भारत के लिए बहुत ही ज्यादा, तो इसे रोक नहीं लगाई जा सकती, इसलिए यह फैसला नाकाम रहा उनका। और इसके बाद उन्होंने कोई हमला नहीं किया, यानी कि कोई प्रत्यक्ष हमला नहीं हुआ उनके द्वारा। इसके बाद जो हमारा पहला हमला करा फिर उन्होंने, वो जानते हैं अगले पॉइंट पर। जो भी मैंने बताया कि एक चुनौती और बहुत बड़ी हुई थी, क्या? 2000 में, वर्ष 2000 में पहला प्रत्यक्ष हमला हुआ था, उसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की? 25 लोगों की मृत्यु। उसमें जो 17 जो थे माने गए थे यात्री, 17 यात्रियों की भी मृत्यु हुई थी। 25 लोगों में से 17 यात्रियों की मृत्यु हुई थी, और जो बाकी मृत्यु हुई थी वो वहां के लोगों की हुई थी उस हमले में। जो ये हमला था, कश्मीर की हालत खराब, हमले के बाद कश्मीर की हालत बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो गई थी। अगर आप अपने ऊपर उदाहरण लेके मानो, अगर आपके गांव में या आपके शहर में कोई हमला हो जाए तो पूरे शहर की हालत खराब हो जाती है एक तौर पे। तो उसी वजह से क्या पूरे कश्मीर की क्या बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। और यात्रा अनवरत जारी, लेकिन फिर भी यात्रा बिल्कुल रुकने का नाम नहीं था। बिल्कुल यात्रा जो है बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं रुकी, यात्रा बिल्कुल जारी थी, बिल्कुल यात्रा जारी थी। लेकिन 2 जुलाई 2017 में श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला हुआ। श्रद्धालुओं की एक जो बस, जैसे जाते हैं श्रद्धालु ज्यादा ही जाते हैं, तो उनकी बस पर हमला करा गया और 7 लोगों की उनमें क्या हो गई? मृत्यु। बहुत ही बुरी तरीके से क्या मान सकते हैं आप, मृत्यु हो गई। लेकिन 1990 से 2017 के बीच 36 आतंकी हमले हुए हैं। कितने आतंकी हमले हुए हैं? 36 आतंकी हमले हो चुके हैं, और उसमें 53 लोगों की भी मौत हुई है। यह भी आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके कुछ अलग त्रासदीवर चुनौतियां भी मानी जाती हैं। मौसम की खराबी के कारण कुछ चुनौतियां मानी जाती हैं, जैसे कि अभी आप जान सकते हो, अभी फिलहाल ही में बादल फटा है कल, तो उससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत लोग घायल भी हुए हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ा सी चीज जान लेते हैं। अभी हमने सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में जाना। पॉइंट 2 है हमारा प्राकृतिक त्रासदी की चुनौती, यानी मान सकते हैं मौसम के कारण से चुनौती आ जाती हैं। कुछ बर्फीला, भाई पहाड़ी इलाका है, बर्फ के कारण से कुछ चुनौतियां बन जाती हैं हमारी यात्रा के दौरान। तो मौसम यानी खराब मौसम के कारण जान गंवानी पड़ती है। यानी कुछ लोगों को क्या है, मौसम खराब हो जाता है, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि बादल फट गया वहां पर अमरनाथ यात्रा में कल, तो उसके कारण से बहुत लोगों की जान गई है। तो मौसम के कारण भी बहुत लोगों को क्या जान गंवानी पड़ती है। और 1990 के दशक में बर्फानी तूफान के दौरान, 1990 के दशक में बर्फानी तूफान के दौरान 242 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की? 242 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो भी किसके दौरान? जैसे बर्फ पड़ता है तो वह ज्यादा पड़ जाता है या पिघल जाता है, उसके दौरान क्या 242 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2012 में 120 लोगों की मृत्यु जो हुई थी मौसम खराब, शारीरिक अक्षमता और के इन दोनों कारण के मतलब से भी हुई थी। यानी मौसम खराब के कारण मान सकते हैं कुछ,
किसके शरीर में, जैसे आप चल रहे हैं, हम चलते फिरते, कुछ किसी को बुखार आ गया, कुछ भी कमी आ गई, शारीरिक क्षमता हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, किसी भी प्रकार से मान सकते हैं शारीरिक अक्षमता के कारण क्या उन लोगों की कुछ मृत्यु हो गई। और पॉइंट 3 जो है हमारा, स्थानीय पर्यावरण के नुकसान, यानी कुछ हमें स्थानीय पर्यावरण के नुकसान भी झेलने को पड़ते हैं, यानी कश्मीर सरकार को उसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। जैसे यात्रा के दौरान लोग इस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी इस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान सकते हैं, अगर कहीं पे आप किसी भी शहर में जाते हो, बहुत सारे लोग इसका आना जाना, रहना पाना, खाना पीना, कहीं भी फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो क्या है, उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। यही नुकसान क्या कश्मीर को पहुंचता है इस यात्रा के दौरान। चलिए अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, यानी आखिर इसका निष्कर्ष निकल के क्या आता है। अभी हमने चुनौतियों के बारे में बात की, अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। लोगों का निष्कर्ष क्या है आखिरकार इस यात्रा के दौरान, वह क्या कहते हैं। तो यह यात्रा देश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी लाखों श्रद्धालु जो हैं वे यहाँ पर आते हैं और उनके लिए क्या यही महत्वपूर्ण रूप से यह यात्रा मानी जाती है। ज़्यादातर श्रद्धालुओं के लिए ही यह महत्वपूर्ण मानी जाती है और लोगों का कहना है उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, यानी उन्हें बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान करना सरकार की और प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अब केंद्र सरकार को स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना चाहिए, यानी केंद्र सरकार जो है उसे स्थानीय प्रशासन के साथ भी काम करना चाहिए। यह अवसंरचना सतह हो और स्थानीय कश्मीरी लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न ना करे, यानी जो कश्मीरी लोग हैं वहां पर रहते हैं उन्हें किसी चीज की बाधा उत्पन्न ना हो इस यात्रा के दौरान और ना ही उनके विकास में कोई कमी आए, यही लोगों का कहना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जाते जाते इस वीडियो को लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, सारे में शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। अगर आप हमारे चैनल पे इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।